हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश पर। मैं हूं नल सर। आज मैं आप लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ऑक्सिलरी वर्ब्स, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब से टेंस के अनुसार जो है सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्टार्टिंग कर सकते हैं, या डू, डज, डिड, इज, एम, was, were, has, have, shall, should, etc. यानी किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब से हम सेंटेंस को स्टार्टिंग करेंगे जिस प्रकार का टेंस होगा। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद प्लस हम मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। एक सेंटेंस के अंदर एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है या एक से अधिक भी ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है। तो जब भी एक से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद, फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करते हैं। अब उसका पैसिव वॉइस क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब। टेंस के अनुसार ही हम ऑक्सिलरी वर्ब ही लिखेंगे सबसे पहले पैसिव वॉइस में भी, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जब होगा तो वह सब्जेक्ट बना देंगे और इसके बाद हम एक और ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे यदि उस सेंटेंस में एक से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब हो। तब एक से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब हो तो हम ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बनाएंगे इसके पहले फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बनाते हैं इसके बाद हम सेकेंड ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं अगर एक सेंटेंस में एक से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो। इसके बाद हम क्या करेंगे? प्लस मेन वर्ब को तीसरे रूप में बदल देंगे, प्लस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट बनेगा उसके जस्ट बिफोर हम प्रायर प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। तब इसके बाद हम अंत में हम क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करते हैं। अब आइए हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, एक्टिव वॉइस का फर्स्ट एग्जांपल है डज शी टीच अस। तो यहां पर देख लीजिए एक्टिव वॉइस है। सबसे पहले हमने ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, यह ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब हो गया, यह मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है अस। तो हम कैसे पहचानेंगे कि किस टेंस का है? जब तक आप टेंस नहीं पहचानेंगे तब तक आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो यह इसके पहचान है डज प्लस V1। जिस सेंटेंस के अंदर डज या डू आप प्लस V1 हो तो समझ लीजिए कि आप वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। डज या डू हो प्लस V1 हो तो हम समझ लेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब, तो हम ऑक्सिलरी वर्ब कैसे लिखेंगे? तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनता है और इसी के अनुसार जो है क्रिया का प्रयोग करते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहां पर आप एक्टिव वॉइस में सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके अनुसार आप डज का प्रयोग हुआ है। अब यही जब पैसिव वॉइस में बनेगा तो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बनेगा, यानी अस नॉमिनेट ऑब्जेक्टिव केस में है, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। और यह जब नॉमिनेटिव केस में होगा तो वी हो जाएगा, यानी अस ऑब्जेक्टिव केस में है जो ऑब्जेक्ट का काम करता है और वी नॉमिनेटिव केस में है जो सब्जेक्ट का काम करता है। अब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे और इसके जस्ट बिफोर जो है हम ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में इज, एम या आर का प्रयोग करते हैं। तो अस जो है सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। आर ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, वी हो गया। इसके बाद हम जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, इसके बाद हम लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक ही ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इसलिए हम इस ऑक्सिलरी वर्ब के स्थान पर नहीं लिखेंगे कुछ। अब हम क्या करेंगे? मेन वर्ब यानी एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब है उसको हम तीसरे रूप में बदल देंगे, यानी टीच का तीसरा रूप टॉट हो गया। इसके बाद हम बाई लिखेंगे और बाई लिखने के बाद
एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी सी नॉमिनेटिव केस में है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और जब यह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, यानी सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। इसके बाद हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क्स, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, हम क्वेश्चन मार्क्स का जरूर प्रयोग करेंगे। अब दूसरा एग्जांपल, डिड यू ईट ब्रेड। यहां एक्जुलेटिव वर्ब डिड है, डिड क्या है, एक्जुलेटिव वर्ब, यू सब्जेक्ट है और ईट मेन वर्ब है, ब्रेड ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, ये एक्टिव वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे इसको, तो ब्रेड ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो हम लिख देंगे ब्रेड, और ब्रेड जो है ये सब्जेक्ट बन गया, और इस सब्जेक्ट से पहले जो है जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा उसके जस्ट बिफोर हम एक्जुलेटिव वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हम एक्जुलेटिव वर्ब का प्रयोग कौन सा करेंगे, डिड प्लस V1 है, इसका मतलब पास्ट इंडिफिनिट है। तो जब पास्ट इंडिफिनिट में हम पैसिव वॉइस में एक्जुलेटिव वर्ब वाज या वर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ ब्रेड के अनुसार हम वाज का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ब्रेड सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ वाज का ही प्रयोग किया जाता है। एक्जुलेटिव वर्ब के बाद एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद हम लिखेंगे, इसमें भी दो एक्जुलेटिव वर्ब नहीं होता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में के पैसिव वॉइस में दो एक्जुलेटिव वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि एक ही एक्जुलेटिव वर्ब का प्रयोग होता है। इसलिए हम ब्रेड के बाद अब लिखेंगे मेन वर्ब का तीसरा रूप, जहां मेन वर्ब क्या है, ईट, ईट का तीसरा रूप ईटेन। इसके बाद हम मेन वर्ब का तीसरा रूप हो गया, इसके बाद हम लिखेंगे बाई, और बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी यू। यहाँ यू सब्जेक्ट है, यहाँ भी यू ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि यू नॉमिनेटिव केस में भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है। यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है, यू जो सब्जेक्ट का काम करता है, यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव केस में है जो ऑब्जेक्ट का काम करता है, यानी एक्टिव वॉइस में यहाँ यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यही यू जो है पैसिव वॉइस में हुआ तो यह ऑब्जेक्ट का काम करने लगता है। क्यों, क्योंकि यू नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में होता है। और इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करते हैं। अब आइए हम और एग्जाम्पल देखें। तीसरा एग्जाम्पल, इज ही कॉलिंग अस, क्या वह हम लोगों को पुकार रहा है। यहाँ पर एक्जुलेटिव वर्ब से शुरू होता है। जब भी एक्जुलेटिव वर्ब से इज, एम, आर, वाज, वेयर या हैज, हैव, शैल, शुड किसी भी एक्जुलेटिव वर्ब से शुरू हो तो उसका हिंदी क्या से ही शुरू किया जाता है। इज ही कॉलिंग अस, क्या वह हम लोगों को पुकार रहा है, यह एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। क्यों, क्योंकि इज, एम या आर के बाद V4 यानी V1 में आईएनजी होता है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है। तो यह एक्टिव वॉइस में है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि इज के बाद यहाँ वर्ब का चौथा रूप यानी V1 में आईएनजी जोड़ा गया है। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले एक्जुलेटिव वर्ब, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, और इसके पहले हम एक्जुलेटिव वर्ब इज, एम या आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो यहाँ आर लिखेंगे, क्योंकि अस जो है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा, तो अस नॉमिनेटिव केस में होगा तो वी हो जाएगा, क्योंकि अस ऑब्जेक्टिव केस में होता है जो ऑब्जेक्ट का काम करता है, और अस का नॉमिनेटिव केस जो सब्जेक्ट का काम करेगा वो वी हुआ, और वी के पहले हम आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इसके बाद हम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हो गया, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे सेकेंड एक्जुलेटिव वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दो एक्जुलेटिव वर्ब होता है, इज, एम या आर के बाद बीइंग का भी प्रयोग किया जाता है, जो इस जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे दूसरा एक्जुलेटिव वर्ब, यानी यहां होगा बीइंग। बीइंग के बाद एक
ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना इसके पहले फर्स्ट एक्जुएटिव वर्ब, इसके बाद इस ये ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना है पैसिव वॉइस में, इसके बाद हम दूसरा एक्जुएटिव वर्ब बीइंग का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मेन वर्ब को तीसरे रूप में, तब कॉलिंग क्या है, मेन वर्ब है। कॉलिंग क्या है, मेन वर्ब। इज यहां पर एक्जुएटिव वर्ब है और ही सब्जेक्ट है और यहां अस ऑब्जेक्ट है। तो ये बीइंग के बाद हम मेन वर्ब को तीसरे रूप में बदलेंगे। कॉलिंग का तीसरा रूप कॉल्ड हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे बाई, प्रीपोजिशन बाई, और बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो ही का ऑब्जेक्ट इक्वल होता है हिम। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे। इसके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के भाव में, उसके फीलिंग में, यानी उसके सेंस में कोई अंतर नहीं पड़ता है। इज ही कॉलिंग अस, क्या वह हम लोगों को पुकार रहा है, और इसके पैसिव वॉइस का अर्थ हुआ आर वी बीइंग कॉल्ड बाय हिम, क्या हम लोग उसके द्वारा पुकारे जा रहे हैं। दोनों के सेंस में कोई अंतर नहीं होगा, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में ही क्रिया को करने वाला है, और इस सेंटेंस में भी यह हिम के ही द्वारा वो क्रिया किया जा रहा है, यानी पुकारने का काम हिम के ही द्वारा किया जा रहा है, भले ही एक्टिव वॉइस में यह ऑब्जेक्ट बन गया हो। अब चौथा एग्जांपल, हैव आई टॉट योर ब्रदर। यहां पर हैव क्या है, एक्जुएटिव वर्ब, आई सब्जेक्ट हुआ, टॉट मेन वर्ब है, और योर ब्रदर यहां पर ऑब्जेक्ट है। योर ब्रदर क्या है, ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। हम सबसे पहले इसको पहचानेंगे, टेंस क्या है, हैज और हैव के बाद अगर तीसरा रूप किसी भी सेंटेंस के अंदर होता है, हैज और हैव, और तीसरा रूप का प्रयोग जिस सेंटेंस में हो जाता है, समझ लीजिए वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, अतः यह प्रेजेंट परफेक्ट है। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो सबसे पहले हम एक्जुएटिव वर्ब लिखेंगे, क्योंकि किसी भी एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में एक्जुएटिव वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है स्टार्टिंग में, और वो भी स्टार्टिंग में जब लिखते हैं वो कैपिटल से ही लिखते हैं, चाहे वह एक्जुएटिव वर्ब से शुरू हो चाहे किसी से भी शुरू हो, किसी भी सेंटेंस को हम कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पर योर ब्रदर यहाँ पर है, यहाँ पर ब्रदर में रियल ऑब्जेक्ट है, और योर के अनुसार क्रिया नहीं होगा। कितने भी छात्र हैं जो कि योर को भी नॉमिनेटिव केस में बदल देते हैं, नहीं, ब्रदर यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट है, और यह योर जो है यहाँ पर इनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है, अतः इनलार्जमेंट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो योर को हम ज्यों की त्यों रखेंगे जब यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, अतः योर ब्रदर, ब्रदर नाउन है, ब्रदर नाउन है, नाउन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, ज्यों की त्यों सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया जाता है। अतः योर ब्रदर यह सिंगुलर नाउन है ब्रदर, इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। एक्जुएटिव वर्ब हैज, प्रेजेंट परफेक्ट में एक्जुएटिव वर्ब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैज, क्योंकि योर ब्रदर के अनुसार, और योर ब्रदर ऑब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट बन गया। पैसिव वॉइस में यह सब्जेक्ट बन गया योर ब्रदर। योर ब्रदर, इस सेंटेंस में भी दो एक्जुएटिव वर्ब होगा, हैज और हैव के बाद एक बीन भी होता है, बीन के बाद तीसरा रूप होता है। अतः हम सेकेंड एक्जुएटिव वर्ब को जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके पहले फर्स्ट एक्जुएटिव वर्ब, इसके बाद हम दूसरा एक्जुएटिव वर्ब यानी बीन का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट या पैसिव वॉइस में कौन कौन एक्जुएटिव वर्ब होता है, हैज या हैव, इसके बाद बीन। तो हमने बीन लिख दिया, ये ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना, इसके बाद हम बीन लिख दिए। बीन के बाद मेन वर्ब को तीसरे रूप में लिख देते हैं। तब प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी भी मेन वर्ब जो है तीसरे रूप में ही होता है, अतः हम इस तीसरे रूप को सेम टू सेम बीन के बाद लिख देंगे, डॉट। इसके बाद हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इसके जस्ट बिफोर हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे, बाई। इसके बाद हम लिख देंगे मी। क्वेश्चन मार्क्स लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन मार्क्स भूल जाते हैं तो उसमें आपका नंबर लेस हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन मार्क्स लिखना न भूलें, और किसी भी सेंटेंस को कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग करना न भूलें। अब हम अगला एग्जांपल देखेंगे।
पांचवा एग्जाम्पल देखिए, वाज ही टेकिंग टी। वाज एक्चुअली वर्ब है, ही सब्जेक्ट हुआ, टेकिंग मेन वर्ब है, टी जो है ऑब्जेक्ट है। यह पास्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि वाज वर्ब के बाद जो V1 में आईएनजी जोड़ता है यानी चौथा रूप होता है, तो आप समझ लीजिए कि पास्ट कंटिन्यूअस है। यह टेक में आईएनजी जोड़ा गया है, पास्ट कंटिन्यूअस है। अब इसका पैसिव वॉइस देखिए, ये एक्टिव वॉइस हुआ। आपका एक्सक्लूसिव वर्ब सबसे पहले लिखेंगे तो टी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे क्योंकि टी के साथ हम वाज का ही प्रयोग करते हैं। टी, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट बन गया टी, इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन गया, इसके बाद एक्सक्लूसिव वर्ब लिखा हुआ है। यानी पास्ट कंटिन्यूअस में दो एक्सक्लूसिव वर्ब होता है, याद रखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक ही एक्सक्लूसिव वर्ब होता है पैसिव वॉइस में, और पास्ट इंडेफिनिट में भी एक ही एक्सक्लूसिव वर्ब होता है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में दो दो एक्सक्लूसिव वर्ब होता है। पास्ट कंटिन्यूअस है इसलिए ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना तो इसके पहले फर्स्ट एक्सक्लूसिव वर्ब, इसके बाद दूसरा एक्सक्लूसिव वर्ब बीइंग का प्रयोग करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों में बीइंग का प्रयोग किया जाता है, तो हम यहाँ पर बीइंग हो गया, दूसरा सेकेंड एक्सक्लूसिव वर्ब, और इसके बाद हम जो है मेन वर्ब को तीसरे रूप में बदल देंगे, यानी टेकिंग को तीसरे रूप में बदलेंगे तो टेकन हो जाएगा, क्योंकि टेक, टूक, टेकन, टेकिंग चौथा रूप और टेक्स्ट जो होता है पांचवा रूप होता है। अतः टेकन तीसरे रूप में हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे बाई, और बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तब हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा, यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में बदल गया, ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे। याद रखिएगा किसी भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का सेंस नहीं बदलता है, यह ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण, यानी रूप में अंतर होता है, उसके भाव में अंतर नहीं होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कौन कौन टॉपिक आता है? वॉइस चेंज, डिग्री चेंज, रिमूव टू और सेंटेंस चेंज। इसके सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वॉइस भी एक ट्रांसफॉर्मेशन के ही अंदर आता है, जिसके रूप में परिवर्तन केवल होता है, शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन उसके सेंस में, उसके भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैं ट्रांसफॉर्मेशन के और अदर टॉपिक को मैं दूसरे वीडियो में पढ़ाऊंगा। अब आइए हम लोग देखें छठवा एग्जाम्पल। इसका पहले हम सेंस देख लें। वाज ही टेकिंग टी, क्या वह चाय पी रहा था, और पैसिव वॉइस का हुआ अर्थ कि वाज टी बीइंग टेकन बाय हिम, क्या उसके द्वारा चाय पिया जा रहा था। यानी सेंस में कोई अंतर नहीं हुआ, उसके सेंस में कोई भी अंतर नहीं होगा। अगर सेंस में अंतर अगर आप कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। सेंस में अंतर नहीं होता है, चाहे एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो। अब छठवा एग्जांपल, डू दे हेल्प द पुअर। यहाँ डू एक्सक्लूसिव वर्ब हुआ और यहाँ मेन वर्ब हेल्प है। डू या डज के साथ अगर V1 होता है तो आप समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। डू या डज के साथ V1 होगा ही। डू या डज के साथ V1 होगा तो समझ लीजिए प्रेजेंट, और डिड के साथ V1 होगा तो समझ लीजिए पास्ट इंडेफिनिट। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि डू और डू के बाद V1 है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले हम द पुअर को सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट द पुअर, इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। ये एडजेक्टिव है पुअर, एडजेक्टिव के पहले दी का प्रयोग किया गया है। जब भी एडजेक्टिव के पहले दी का प्रयोग किया जाता है तो प्लूरल नाउन जैसा प्रयोग किया जाता है, प्लूरल नाउन जैसा उसका प्रयोग होता है। द पुअर का मतलब गरीब लोग, यानी पूरे संसार के जितने भी हैं वो सबको इंडिकेट करता है यह। तो द पुअर यानी गरीब लोग, अतः यह प्लूरल नंबर का काम करेगा, इसलिए इसके साथ हम एक्सक्लूसिव वर्ब आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में एक्सक्लूसिव वर्ब इज, एम या आर का ही प्रयोग किया जाता है। तो द पुअर के अनुसार हम यहाँ आर का प्रयोग करेंगे और एक कैपिटल लेटर से लिखेंगे। कभी भी कोई सेंटेंस स्मॉल लेटर से नहीं लिखा जाता है। अब हम द पुअर लिख देंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद हम
क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ही ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इसलिए इसके स्थान पर हम नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके स्थान पर कुछ नहीं लिखेंगे। अब हम मेन वर्ब को तीसरे रूप में बदल देंगे। हेल्प जो है मेन वर्ब है, इसको तीसरे रूप में बदलेंगे तो हो जाएगा हेल्प्ड। हेल्प्ड। इसके बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे और बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है जो ऑब्जेक्ट में बदल गया। अब क्वेश्चन मार्क्स दे देंगे। अब आप लोग एक्सक्लूसिव वर्ब डू, डज, डिड, वाज, वर, हैज, हैव, इट से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।